जे बॉस न्यूज एंड व्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। संडे स्पेशल संपादकीय के एक नए अंक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आप पिछले कई दिन से महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों में उलझे हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव की खबरों को आप सुन रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है उदयपुर में। इस कृत्य की सभी निंदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा को के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन देश की काफ़ी बड़ी आबादी यह भी कह रही है डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा को उकसाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिला के देखें तो इस तरह की बेतुकी डिबेट्स को अब कम किया जाना चाहिए। पब्लिक भी इसको पसंद नहीं कर रही है। मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स को अगर आप देखें तो आमतौर पर एक सामान्य दर्शक की ये राय निकल रही है कि वो प्राइम टाइम या फिर जो ये प्राइम डिबेट्स होती हैं इनको लेकर के अपनी एक निश्चित राय बना चुका है। बहुत कम संख्या में लोग हैं जो इन पर भाग ले रहे हैं। 130-135 करोड़ की जनसंख्या है ये। इसमें कुछ न कुछ लोग तो आपको मिल ही जाएंगे दर्शक, लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है तो उस चैनल के, उस समाचार पत्र के या फिर उस YouTube चैनल के जो कर्ता धर्ता हैं, जो प्रबंधक हैं, जो मालिक लोग हैं, उनको तय करना चाहिए कि हमें जनता को क्या परोसना है, जनता के सामने हम किन चीज़ों को हाईलाइट करें, क्या हम ऐसा बताएं कि जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैं आप सबसे एक व्यक्तिगत रूप से इस बात का आग्रह कर रहा हूं, जो ये डिबेट्स हैं जिसमें आप विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बुला लेते हैं, वो प्रवक्ता भी अप टू द मार्क नहीं होते हैं। चैनलों की संख्या इतना ज़्यादा हो चुकी है कि एक ही समय पर अच्छे वक्ताओं को विभिन्न चैनलों तक पहुंचाना खुद इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुश्किल होती होगी, क्योंकि मीडिया है, इस पर कोई रोक लगाना संभव नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक कवच है, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो हम सब लोग जब बचपन से अपना मीडिया में प्रवेश किए हैं तभी से इस बात को पढ़ाया जाता है कि जो चीज़ समाज में खराब संदेश देती है उसे डिमोरलाइज करना चाहिए। क्या हम सिर्फ आज व्यूअर्स मिल रहे हैं इस वजह से इस सिद्धांत को भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मित्रों मुंबई पर। अब मुंबई की राजनीतिक हलचल पूरे देश को हिलाए हुए है। मुंबई से सूरत पहुंची, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी में कई दिन रहने के बाद कामाख्या देवी के दर्शन हुए। वहां से धार्मिक आयोजन के बाद से फिर गोवा में पहुंचे, तो वहाँ जा कर के इन सब विधायकों को या हमारे लॉ मेकर्स को बहुत प्रसन्नता हुई और वहीं उन्होंने जश्न मनाया। इस बीच में शिवसेना से अलग हुए कहें या शिवसेना के नेतृत्व को चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 5 साल तक महाराष्ट्र की बागडोर संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस अब वहाँ डिप्टी सीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी कैबिनेट का विस्तार होना है। अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे अपने लोगों के बीच में गए हैं। शिवसेना के ऐसे 40 विधायकों के अलावा 8-10 निर्दलीय और भाजपा के 105-106 विधायकों का उनको समर्थन है। अब 3 या 4 जुलाई को विधानसभा के पटल पर यह दिखेगा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र को आगे लीड करेगी या फिर राजनीतिक अस्थिरता वहाँ कायम रहती है। सत्ता संभालते ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो के परियोजना को लेकर के हो रही देरी, आरए कॉलोनी वाले फैसले को लिया। इसके अलावा अब हमें लगता है कि जल्द ही बुलेट ट्रेन वाला फैसला भी उनको लेना होगा।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन 2024-2025 तक चालू हो जाए, उसके ट्रायल रन शुरू हो जाएं। महाराष्ट्र में काफ़ी कम हिस्सा है बुलेट ट्रेन का, इसके बावजूद वहाँ भूमि अधिग्रहण अभी अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, जमीन पर काम अभी वहाँ प्रगति नहीं पकड़ पाया है। ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम के टीवी चैनलों में महाराष्ट्र ही 90% तक समय ले जा रहा है। बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो कि भाजपा के दांव को, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को पीछे करते हुए एकनाथ शिंदे को आगे किया गया और सीएम का पद उनको दिया गया, इसको लेकर हर मीडिया हाउस, हर चैनल अपनी अपनी खबर चला रहा है। हर एक कह रहा है कि इनसाइड स्टोरी ये है। आज के दौर में भाजपा में इनसाइड स्टोरी निकाल पाना बड़ा मुश्किल है भी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी इतनी जल्दी उसको बाहर सार्वजनिक करना चाहेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रहती है उसके कुछ खास पत्रकार मित्र होते हैं, वो टीवी चैनल के हों, प्रिंट मीडिया के हों, विभिन्न भाषाई हों, अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों, सब होते हैं। जिस खबर को सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि इसको फ्लेयर अप किया जाए, इसको बहुत तेज़ी में फैलाया जाए, तो उसके लिए उनका इशारा अलग होता है। जिसको थोड़ा सा टोन डाउन करना है, जिसके बारे में कम प्रचारित होना है, उसको अलग से इशारा हो जाता है। अब इसी बात को लेकर के विरोधी दल ये कहने लगते हैं कि सेंसरशिप है। जब वो सत्ता में थे, उन्होंने इस कार्य को किया, तो उनको नहीं लगता है कि वो सेंसरशिप थी। और आज जो सत्ता में है वो अगर इस अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो इसे सेंसरशिप या इसको दबा देना, इसको कहना कि चौथे खंबे का गला घोंटा जा रहा है, ये गलत बात है। कुल मिला के देखें, अभी 3-4 दिन मुंबई हम लोगों के बीच में काफ़ी प्रभावी रहेगा। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि दिल्ली जो है वो तय करेगी कि मुंबई का भविष्य क्या है। तो देवेंद्र फडणवीस 2-3 बार दिल्ली आए, उस बीच में जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के रवैये को देख करके उन्होंने कुर्सी छोड़ी है। इतनी जल्दी वो भी नहीं छोड़ने वाले थे। जो आज वो त्याग की मूर्ति बन रहे हैं, शायद पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी जल्दी कोई त्याग नहीं करता है। राजनीतिक मजबूरियां हैं, तभी वो दोस्त या तभी दुश्मन बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसी बीच एक सुखद और एक थोड़ी चिंता वाली खबर है। चिंता वाली खबर ये है कि कोरोना वायरस एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है, कोविड का असर दिखने लगा है। दूसरी चीज़ खुशी की बात यह है कि यूपी के 5 शहरों से जल्दी ही विमान सेवा शुरू होने वाली है, जिसमें श्रावस्ती, आजमगढ़, चित्रकूट से शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ और सोनभद्र से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को यानी कि 1 जुलाई को इस पर समझौता किया है और जल्दी ही ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी। श्रावस्ती एयर स्ट्रिप के बारे में बहुत कम सुना या कहा जाता है। श्रावस्ती एयर स्ट्रिप 1991-92 के आसपास बन गई थी। उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। उस समय 3 हवाई पट्टियां बनी थी। पिथौरागढ़ की नैनीसैनी, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती में एयर स्ट्रिप बनाई गई। बाकायदा इनका उद्घाटन भी हो गया। कहा गया कि बहुत जल्दी ही यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। ये 30 साल का सफ़र यानी कि 3 दशक हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में नैनीसैनी में 2-3 साल से थोड़ा बहुत जहाज आते जाते हैं। लखीमपुर खीरी में तो बहुत कम आना जाना होता है, कोई चार्टर्ड प्लेन ही आता है। श्रावस्ती में जो बौद्ध लोग हैं, कभी कभार वो जहाज लेके आ जाते हैं, वो भी छोटे जहाज, बड़े जहाज नहीं, तो उनके लिए एयर स्ट्रिप बनी है। या फिर चुनाव के दौरान नेताओं के जहाज़ों को उतारने के लिए ये स्ट्रिप काम आती थी। श्रावस्ती के बारे में आपको बता दें, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने 34 यानी कि 34 चातुर्मास, जब बरसात के 3-4 महीने होते थे तो महात्मा बुद्ध
एक जगह रुक जाया करते थे। तो श्रावस्ती उनका जो है बहुत पसंदीदा जगह हुआ करती थी और श्रावस्ती में वो 34 साल तक आते रहे और चातुर्मास में जो अपना प्रवचन करना है, जो अपने शिष्यों के साथ जो बातचीत करनी है, तो श्रावस्ती में ही किया करते थे। तो कभी आप लोगों को मौका लगे तो श्रावस्ती जगह बहुत कम प्रचारित है, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रिय स्थानों में है। सारनाथ और कुशीनगर के बाद उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे स्थान हैं जो महात्मा बुद्ध को बहुत प्रिय थे। एक है श्रावस्ती, दूसरा है कौशाम्बी। ये कौशाम्बी नोएडा गाजियाबाद वाली कौशाम्बी नहीं है, ये प्रयागराज से पश्चिम में चले फतेहपुर की तरफ बढ़ते हैं। कौशाम्बी जिला है कौशाम्बी और यमुना नदी के किनारे है कौशाम्बी बौद्ध क्षेत्र जो है। अंत में आपसे एक और सुखद बात कर लेते हैं, वो ये है कि मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। इस गर्मी के मौसम में जून में जिस तरह से मानसून ने तरसाया था, उम्मीद की जानी चाहिए जुलाई में ये तरसाएगा नहीं और सावन आते आते इस उत्तर भारत की इस धरती को खूब हरा भरा कर देगा। मानसून ने अपनी खुशखबरी तो दे दी है। 1 जुलाई से रेलवे ने अपने कई नियम बदल दिए हैं। कृपया अगर यात्रा में जा रहे हों तो एक बार इन नियमों को देख लें। कई ट्रेनों की रिशेड्यूलिंग भी हुई है और कुछ ट्रेनों के में टिकट अब नहीं मिलेंगे, केवल आपके स्मार्टफोन में उनके टिकट आएंगे, ये देख लें। इसके अलावा कुछ बैंक जो हैं वो अपने नियमों में बदलाव कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। अब आज का एपिसोड काफ़ी लंबा हो चुका है, यहीं पर समाप्त करें। अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक कर दें। जो दर्शक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज के अभी सब्सक्राइबर नहीं बन पाए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।